अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट्स डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स की, तो प्रिसाइसली नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स आप क्लासिफाई कर सकते हो सम as vascular disorders, some as infections, some as structural disorders, some as functional disorders, and some are degenerative disorders. अब सवाल ये होता है vascular disorders क्या होते हैं, infections क्या होते हैं, structural disorders क्या होते हैं, functional क्या होते हैं और degenerative क्या होते हैं। देखो, vascular की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ब्रेन को या मेरे नर्वस सिस्टम को एक ब्लड सप्लाई आ रही है। अगर उस ब्लड सप्लाई की वजह से कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, कोई डिसऑर्डर जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज वेस्क्यूलर डिसऑर्डर। अगर कोई बैक्टीरियल, फंगल या कुछ इस तरह का इंफेक्शन हो रहा है, दैट वुड बी रिगार्डेड एज इंफेक्शंस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स की, तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई? स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स स्ट्रक्चर की वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ होंगे फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शन की खराबी की वजह से आ रहे हैं, जबकि कुछ होंगे डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव मतलब एज रिलेटेड। ठीक है, डीजनरेशन हो रही है, मेजरली एज रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स की। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में आपसे क्या कहा जा रहा है कि वेस्कुलर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि भाई ब्रेन को एक ब्लड सप्लाई जा रही है, अगर उस ब्लड सप्लाई के अंदर कोई भी खराबी आएगी, सो द रिजल्ट वुड बी द वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हम दो डिस्कस करेंगे, एक है स्ट्रोक और दूसरा है हीमाटोमा। स्ट्रोक को जिसे आप आम जबान में फालिज भी कह रहे होते हो, उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं, तो स्ट्रोक होता क्यों है? देखो, स्ट्रोक के कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रोक एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा वेस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब ये ब्लड सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम क्यों आ सकती है भाई? अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं, तो हो सकता है वो ब्लड वेसल जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है वो ब्लॉक हो जाए, हो सकता है वो बर्स्ट कर जाए, हो सकता है वो टेम्पररी ब्लॉक हो जाए। सो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ब्रेन को कोई ब्लड सप्लाई जा रही है और वो ब्लॉक हो गई, तो वो एरिया, फॉर एग्जांपल ये वो एरिया था जो ये ब्लड सप्लाई, जो ये ब्लड वेसल सप्लाई करता था, तो इतना एरिया क्या हो जाएगा? इतना एरिया डेड हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वो उतना पार्ट जो है वो काम नहीं करेगा। सिंपल। तो यहां पे आपसे क्या कह रहा है? दे मे अकर व्हेन अ ब्लड वेसल बर्स्ट। ठीक है, when blood flow in the cerebral artery is blocked by a blood clot। अब मैंने आपको तीन चीजें बताई। हो सकता है ये स्ट्रोक आर्टरी के बर्स्ट करने की वजह से हो, जिसे आप जिसे आप क्या कह सकते हो, जिसे आप हीमोरेजिक हेमोरेजिक स्ट्रोक कह सकते हो सकता है कि ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी आ रही थी, ये ब्लॉक हो गई क्लॉट की वजह से, किसी भी वजह से, तो इस्कीमिक स्ट्रोक। हो सकता है किसी भी वजह से टेम्पररली क्या हो, ब्लॉकेज आए, तो इसे आप क्या कहोगे? ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक, टीआईएस। ठीक है, ये टेम्पररी होता है। अब अगर मैं इसके कॉजेस की बात करूं, सवाल ये होता है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्ट्रोक। देखो, सबसे पहली चीज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, उसके अलावा स्मोकिंग, डायबिटीज मिलाइटस। आपको पता है हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मिलाइटिस हो गया, ये आपके ब्लड वेजल्स को, ब्लड वेजल्स में जो है वो डीजेनरेटिव चेंजेस लेकर आते हैं। उसके अलावा हाई अल्कोहल इनटेक, कोकेन एब्यूज, ये वो चीजें जो आपकी ब्लड सप्लाई को क्या करेंगी? ब्लड सप्लाई को ऑल्टर कर रही होंगी। सो व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ दिस स्ट्रोक? पहली चीज, ब्रेन डैमेज हुआ है, ब्रेन के टिश्यू डैमेज हुए, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लोब या कौन सा पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो है वो पोस्टीरियर यानी कि ऑसिपिटल लोब के अंदर, इस लोब के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यहाँ का कोई टिश्यू जो है वो डेड होता है, तो अल्टीमेटली समवॉट आपको आईज रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से लोब पे जो है वो फर्क आया है। सही है। सो लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन, सीवियर एंड सडन हेडेक, उसके अलावा पैरालिसिस।
आमतौर पे आपने देखा होगा जो फालिज के पेशेंट्स होते हैं उनको पैरालिसिस देखने को मिलता है आमतौर पे। पैरालिसिस जो है वो क्या होता है, पैरालिसिस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक साइड बॉडी की काम करना छोड़ देगी, या एक हाथ काम करना छोड़ देगा, या एक पाँव काम करना छोड़ देगा। उसके अलावा वीकनेस इन द आर्म्स, फेस एंड लेग, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखो, पहली चीज, अगर तो ये ट्रांजिएंट है, टेम्पररीली है, तो फिर आप उसका फौरन रीजन ढूंढोगे और क्या करोगे, उसे ट्रीट करोगे। अब ये जो स्ट्रोक है ना, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका ट्रीटमेंट रैपिडली जरूरी है। सो इट कैन सेव द लाइफ एंड रिड्यूस द डिसेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हुआ और आपने इसको ट्रीट कर लिया तो किसी हद तक आप बच सकते हो, मतलब डिसेबिलिटी बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल एक हाथ पैर काम करना बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं छोड़ेगा, हो सकता है। अगर आपने इसका डिले कर दिया तो अल्टीमेटली जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। So it also depends on the severity and the type of the stroke. Again, type of the stroke पे depend करता है। So आपका बेसिक मकसद क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई है तो आप इस क्लॉट को हटाना चाहोगे ताकि ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, वापस नॉर्मल हो जाए। सो आप कुछ ऐसी चीज दोगे जिसकी वजह से क्या हो, ये क्लॉट खत्म हो जाए, जिसे आप कहते हो एंटी कोआगुलेंट्स। एंटी कोआगुलेंट्स, तो एंटी कोआगुलेंट्स दोगे आप। अच्छा भाई, उसके अलावा प्लेटिलेट्स एग्रेशन एग्रीगेशन इनहिबिट, ये प्लेटिलेट को जमा होने से बचाएंगे, अल्टीमेटली क्लॉट नहीं बनेगा। तो इस तरह की चीजें आप दोगे। सो मेजरली स्ट्रोक के अंदर आप ये कर रहे हो। तो अब आ जाओ जरा आगे। अब अगर मैं बात करूं, सो द नेक्स्ट वेस्क्यूलर डिसऑर्डर इज हीमाटोमा। हीमाटोमा कहते हैं ब्लड का किसी भी टिश्यू के अंदर क्लॉट कर जाना, ब्लड वेजल के बाहर किसी भी टिश्यू के अंदर क्लॉट कर जाना। अब हीमाटोमा क्या चीज है, देखो, hematoma is actually the massive accumulation of the blood into the space between the brain and its outermost covering. For example, ये ब्रेन है, इस ब्रेन के बाहर आपको तीन कवरिंग मिलती है, जैसे आप मेनिंजीज कहते हो, ड्यूरा, अराकोनॉइड एंड पायामेटर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टरी, कोई ब्लड वेसल की वजह से प्रॉब्लम आई और ड्यूरा के बाहर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ड्यूरा, ड्यूरा के बाहर ब्लड जमा हो गया किसी भी वजह से, मतलब ब्लड वेसल फट गई या कुछ इस तरह का हो गया, तो ब्लड जमा हो गया, अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट कर जाएगा। इस मैसिव एक्यूमुलेशन को आप क्या कहोगे, हीमाटोमा। अब सवाल ये होता है कि भाई सर ऐसा क्या हो रहा है कि ये हीमाटोमा बन जा रहा है ब्रेन के अंदर? हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली आर्टरी को बस्ट करवा दे, जिसकी वजह से हीमाटोमा पॉसिबल है। उसके अलावा हो सकता है कि भाई कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्टीमेटली आपको ये देखने को मिलता है एक्सीडेंट्स के अंदर, तो ये बहुत कॉमन है। तो एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन की आर्टरी रप्चर हुई और अल्टीमेटली हीमाटोमा डेवलप हो गया। सो हीमाटोमा डेवलप हो गया, अब क्या हो रहा है, ब्रेन कंप्रेस हो रहा है। सो अल्टीमेटली आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंफ्यूजन, पेल स्किन, सीजर्स। ठीक है, सीजर्स कहते हैं झटके पड़ना, ठीक है, हाथ पैर उल्टे हो जाना, आंखें चढ़ जाना, इस किस्म की चीजें देखने को मिलेगी। सो ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द हीमाटोमा, हीमाटोमा कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर पे इसके अंदर हम क्या करते हैं, आमतौर पे इसके अंदर हम हीमाटोमा को रिमूव करते हैं। आमतौर पे आप जो है वो ओपनिंग क्रिएट करते हो स्कल के अंदर और अल्टीमेटली उस हीमाटोमा को क्या करते हो, रिमूव करते हो। सो आमतौर पे सिम्टम्स जो है वो कुछ अरसे तक रहते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। चलो, अब आ जाओ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स पे, इन्फेक्शंस की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स। अब इन्फेक्शंस किन किन चीजों से हो सकता है वायरल इन्फेक्शन वायरस की वजह से हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है किसी फंजाई की वजह से या हो सकता है किसी प्रोटोजोआ की वजह से हो। सो नर्वस सिस्टम के अंदर अगर इस किस्म का कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है तो अल्टीमेटली आप उसे क्या कहोगे, आप उसे इन्फेक्शियस डिसऑर्डर कहोगे। अब इसके अंदर आपकी बुक दो पढ़ाती है, एक है मेनिंजाइटिस और एक है एंसेफेलाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं, देखो जहां भी वर्ड टिस आ जाए ना, टिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज। अब
ये इन्फ्लेमेशन होगी, देखो नॉर्मल मेनिंजी ऐसी नजर आती है, लेकिन ये इन्फ्लेम हो गई तो अल्टीमेटली आपको मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। अब ये मेनिंजाइटिस क्यों हो सकता है ये वायरस की वजह से हो, जिसे आप वायरल मेनिंजाइटिस कहोगे। हो सकता है ये बैक्टीरिया की वजह से हो, जिसे आप बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहोगे। आमतौर पे ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे आप कहते हो निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है ये फंजाई की वजह से हो, ठीक है। रियरली फंजाई की वजह से आपको देखने को मिलता है। सारी बातें यही कह रहे हैं कि भाई वायरल इन्फेक्शन कॉमन है, उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन जो रेयरली आपको मिलते हैं। आमतौर पे ये उन पेशेंट्स के अंदर मिलते हैं जिनके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस, ठीक है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पे इसे आप गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हो, सही है। तो इसके अंदर आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा, नेक स्टिफ हो जाएगी, अगेन क्योंकि मेनिंजीज जो है ना वो इन्फ्लेम हो रही है। उसके अलावा नौजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है, और सीवियर केसेस के अंदर पैरालिसिस, कोमा, और अगर ना ट्रीट किया जाए तो अल्टीमेटली ये डेथ भी कॉज कर सकता है। बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है मेनिंजाइटिस। चलो, अब सवाल ये होता है कि भाई ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। देखो वायरल इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट अलग है, बैक्टीरियल है तो ट्रीटमेंट अलग है, फंगल है तो ट्रीटमेंट अलग है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डिजीज। सो अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो आप क्या करोगे, एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स दोगे जिसकी वजह से क्या हो, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो जाए। इंट्रावेनस आईवी एंटीबायोटिक्स देते हो आप वेन के जरिए। उसके अलावा आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो, ये अगेन बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं। आप इस एंटीबायोटिक से वायरल मेनिंजाइटिस तो ठीक नहीं कर सकते अल्टीमेटली, क्योंकि वायरल मेनिंजाइटिस एक टाइम तक रहता है और फिर खुद ही ठीक होता है। सो ये इसके सिंपल ट्रीटमेंट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिसऑर्डर पे, जिसका नाम है एनसेफेलाइटिस, ठीक है। एनसेफेलाइटिस की अगर मैं बात करूं, सो इट्स द सेफेलाइटिस is inflammation cephal somewhat related to the head brain, सही है। so it's the inflammation of the brain। आमतौर पे किसकी वजह से होता है, ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और रेयरली अगेन फंगल भी देखने को मिलेगा। सो आमतौर पे इंसेफेलाइटिस की सिम्टम्स क्या होते हैं, अगेन फीवर हो सकता है, हेडेक देखने को मिले, कंफ्यूजन स्टेट हो सकती है, मसल वीकनेस देखने को मिल सकती है, डिमेंशिया क्योंकि ब्रेन के अंदर हो रहा है तो डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, उसके अलावा इरिटेबिलिटी, जिसे आप कहोगे चिड़चिड़ाहट, ये देखने को मिलेगी। इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेन को इफेक्ट हो चुका है। सो आमतौर पे इसके आप जो है वो सिम्टम्स को ट्रीट करते हो बाय रिलीविंग द सिम्टम्स एंड सपोर्टिंग द बॉडीली फंक्शंस, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है। अब आ जाओ वो डिसऑर्डर्स जो कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज की वजह से हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो सकता है, ट्यूमर। ट्यूमर एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। इट्स द एबनॉर्मल सेल, अगर ये एबनॉर्मल सेल ब्रेन के अंदर ग्रो कर जाए, नाउ इट विल बी रिगार्डेड एज ब्रेन ट्यूमर, सुना होगा आपने। सो अब ये जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं ना, ये अनकंट्रोलेबल वे के अंदर डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये इनको खुद तो पता नहीं होता कि कब डिवाइड करना है, तो ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। तो आमतौर पे ट्यूमर बहुत जल्दी से फैलता है, ठीक है। मतलब ट्यूमर जो है वो बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। सो ब्रेन ट्यूमर क्या है, इट्स द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड इट्स एन विच डिवाइड इन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल वे, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सवाल ये होता है क्यों होता है, ट्यूमर की वजह बहुत सिंपल है, डीएनए में डैमेज आ रहा है। डीएनए में डैमेज क्यों आ सकता है, म्यूटेशन की वजह से, डीएनए में चेंजेस आ गए, म्यूटेशन। उसके अलावा हो सकता है रेडिएशन, बहुत सारी ऐसी रेडिएशन होती है जो कैंसर कॉज करती है, ट्यूमर कॉज करती है। तो अगेन आ गया हमारे पास ये व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द ट्यूमर। ट्यूमर के सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन कितना बड़ा ट्यूमर है उस पर डिपेंड करता है, कहां ट्यूमर है उस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ ग्रोथ कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वही ऑसिपिटल लोब के अंदर ग्रो कर रहा है तो क्या होगा, आपको आय के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑसिपिटल लोब जो है वो आपकी आय से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह जो टेम्पोरल लोब है वो समवॉट रिलेटेड है आपके हियरिंग से, अगेन, ठीक है। सो इट मे इंक्लूड हेडेक, विजन प्रॉब्लम, सीजर्स,
पैरालिसिस, कोमा एंड डेथ। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप इसे ना ट्रीट करो तो डेथ भी हो सकती है। सही है। अब सवाल ये होता है इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो, अगर तो बहुत छोटा ट्यूमर है ना तो आप उसे सर्जिकली रिमूव कर देते हो। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी करते हो, कीमोथेरेपी करते हो और टारगेटेड थेरेपी करते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं जहां से ट्यूमर है वहां पे रेडिएशन डालूंगा तो ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू मैं उसको पूरी रेडिएशन थेरेपी के अंदर ले जाऊं, क्योंकि फिर ब्रेन का अपना टिश्यू भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। सो अल्टीमेटली इसे आप इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हो। अब सवाल ये होता है कि भाई फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देखो, फंक्शनल डिसऑर्डर्स फंक्शन में डिस्टरबेंस की वजह से हो रहे हैं। अब आ जाओ हेडेक पर। हेडेक इज द फंक्शनल डिसऑर्डर। हेडेक जिसे आमतौर पे आप सर का दर्द कह रहे हो, तो ये क्यों होता है। देखो, पहली चीज एक बात याद रखना कि ब्रेन के अंदर कोई पेन पेन रिसेप्टर्स नहीं है। ब्रेन के अंदर कोई पेन रिसेप्टर आमतौर पे नहीं है। तो सर में दर्द क्यों होता है। देखो, असल में ये ब्रेन की वजह से नहीं होता, बल्कि ब्रेन के आसपास फॉर एग्जांपल मेनिंजीज है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई, आपको हेडेक फील होगा। सो आमतौर पे ये जो पेन होता है ना, ये सराउंडिंग टिश्यूज की वजह से होता है। क्योंकि ब्रेन के पास कोई नर्व नहीं होती, अपनी कोई नर्व नहीं होती, तो देयर इज नो सेंसेशन ऑफ पेन। लेकिन लेकिन ये आसपास के टिश्यूज की वजह से हो सकता है। अब सवाल ये होता है कि व्हाट आर द थ्री मेजर कैटेगरीज। पहली चीज, कुछ कुछ हेडेक ऐसे होते हैं जिनको आप प्राइमरी कहोगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको आप सेकेंडरी कहोगे, कुछ क्लस्टर हेडेक्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, कुछ जो है वो डिफरेंट तरह के क्लस्टर हेडेक होते हैं, कुछ टेंशन होते हैं, कुछ माइग्रेन। बहरहाल इसे हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी हेडेक की। ये माइग्रेन की वजह से हो सकता है। अक्सर लोगों को माइग्रेन, जिसे आप आधे सर का दर्द कह रहे होते हो, उसके अलावा कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलता है। क्लस्टर हेडेक पहला हुआ हेडेक। उसके अलावा सेकेंडरी हेडेक्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों होता है ये भाई। आमतौर पे ये किसी इंफेक्शन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, सर के अंदर कोई इंफेक्शन है, नेक के अंदर कोई इंफेक्शन आपको देखने को मिलेगा, या अगर आमतौर पे वो लोग जिनको दांत का दर्द होता है उनको भी जो है वो हेडेक शुरू हो जाता है, ये भी कॉमन है। उसके अलावा इन्फेक्टेड साइनस, आपको पता है कि आपके स्कल के अंदर छोटी छोटी एयर स्पेसेस हैं जिनको आप साइनस कहते हो, पैरानेजल साइनसिस कहते हो। अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो अल्टीमेटली ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, जैसे एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस, अगर इस तरह की कोई चीज देखने को मिले तो अगेन आपको सेकेंडरी हेडेक देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आ जाओ आगे, जिसे आप कहते हो क्रेनियल न्यूरैल्जिया। ठीक है, जिसे आप फेशियल पेन या दूसरी तरह के हेडेक भी कह सकते हो। आमतौर पे ये जो क्रेनियल न्यूरैल्जिया होता है ना, न्यूरैल्जिया के नर्व रिलेटेड, क्रेनियल न्यूरैल्जिया, क्रेनियल नर्व रिलेटेड। सो बेसिकली क्रेनियल न्यूरैल्जिया जो है ना, वो आमतौर पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्रेनियल नर्व। किसी भी क्रेनियल नर्व की अगर इन्फ्लेमेशन हो गई ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रेनियल न्यूरैल्जिया, फेशियल पेन या हेडेक, इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। सो आपको पता है कि 12 क्रेनियल नर्व होती हैं और 12 में से अगर कोई भी इन्फ्लेम कर गई तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जिस मसल को वो सप्लाई करती है उस मसल के अंदर प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है जिस सेंसेशन को, फॉर एग्जांपल मेरी जो क्रेनियल नर्व 5 है ना, जिसे मैं ट्राइजेमिनल नर्व भी कहता हूँ, ये मेरे हेड एंड नेक रीजन से सेंसेशन को जो है वो ब्रेन तक लेकर जाती है। तो आमतौर पे अगर आपको क्रेनियल नर्व 5 के अंदर कोई न्यूरैल्जिया देखने को मिले तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहरहाल क्यों हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है उस नर्व में कोई इरिटेशन हो गई, आसपास किसी स्ट्रक्चर की वजह से इरिटेशन हो गई, कोई ट्यूमर था, कोई इस किस्म की चीज थी, तो इरिटेशन हो गई। अब सिम्टम क्या होंगे भाई, सिम्टम वही होंगे, हेड एंड नेक रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई करती है, हेड और नेक रीजन को। सिंपल। अब आ जाओ आगे, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। ट्रीटमेंट बेसिकली आमतौर पे ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और लोग जो है वो खुद ही हेडेक को ट्रीट करते हैं। कैसे, पैराडॉल ले ली, पैरासिटामोल, उसके अलावा कोई और ड्रग ले ली, तो आमतौर पे जो आपका हेडेक होता है वो ठीक होता है। लेकिन अगर परसिस्टेंट रह रहा है तो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से। बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पे। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स का मतलब यह है कि ब्रेन या जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर डीजेनरेशन हो रही है। डीजेनरेशन एज रिलेटेड भी हो सकती है,
और हो सकता है कि एज रिलेटेड ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बहुत जो है वो अरसे बाद जो है वो ये अपनी वर्स्ट कंडीशन के अंदर आता है। सो आमतौर पे अल्जाइमर के अंदर आपको डिमेंशिया देखने को मिलता है, यादाश्त कमजोर हो जाती है। सो आमतौर पे कई सालों बाद जो है वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है। और इसके अंदर अर्ली स्टेज के अंदर आपको मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा माइल्ड होता है। लेकिन लेट स्टेज के अंदर इतना ज्यादा हो जाता है कि इंडिविजुअल लॉस द एबिलिटी टू कैरी ऑन कन्वर्जेशन, वो बातचीत भी नहीं कर पाता। सो आमतौर पे अल्जाइमर डिजीज आपको इस तरह से देखने को मिलता है। होता क्यों है? इट्स अ इट्स अ इनहेरिटिंग डिसऑर्डर, यानी कि आमतौर पे इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जो जीन से इनहेरिट हो रहा होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स जो है वो यादाश्त की कमजोरी, जिसे आप डिमेंशिया कह सकते हो। सो अर्ली स्टेज के अंदर आपको नई और जो रीसेंट मेमोरीज हैं वो रिकॉल करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। माइल्ड स्टेज के अंदर अल्टीमेटली डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ठीक है, जो है भी नहीं वो भी नजर आने लगेगा। सही है, तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, अल्जाइमर डिजीज क्योंकि ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आप इस प्रोग्रेशन को जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसको आप हल्का कर सकते हो। तो आमतौर पे डिफरेंट ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनसे आप इस अल्जाइमर डिजीज के प्रोग्रेशन को हल्का कर देते हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर 10 साल में जो है वो वर्स्ट कंडीशन आनी थी, तो हो सकता है 15 साल हो जाए, हो सकता है 17 साल हो जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स। सही है, चलो, ये हमने बात कर ली अल्जाइमर की। अब आ जाओ यहाँ पे कुछ और छोटे मोटे डिसऑर्डर्स लिखे हुए, एंड दे आर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये नर्व है, इस नर्व के ऊपर माइलिनेशन है। तो मेरा इम्यून सिस्टम इस माइलिनेशन पे एक्ट करता है और इस माइलिनेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अल्टीमेटली इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और डिसऑर्डर है जिसको आप हंटिंगटन डिजीज कहते हो। हंटिंगटन डिजीज की अगर मैं बात करूं, तो हंटिंगटन डिजीज एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और आमतौर पे ये एक सिंगल जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, एक जीन होती है क्रोमोसोम नंबर 4 पे। क्रोमोसोम नंबर 4 पे एक जीन होती है, उसकी म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक ऐसा प्रोटीन बनता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लूटामीन होता है। सही है, तो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्रेन सेल्स का डैमेज देखने को मिलेगा, फिजिकल मूवमेंट पे इफेक्ट होगा, इमोशंस पे इफेक्ट होगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। चलो, अब आ जाओ हमारे लास्ट डिसऑर्डर पे, जो कि हमारा डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, दैट इज पार्किंसन डिजीज। ठीक है, पार्किंसन डिजीज एक ऐसा डिजीज है अगेन जो कि एज रिलेटेड है और समवॉट डीजेनरेटिव है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? अगेन इसके अंदर जो है वो नर्वस टिश्यू का डैमेज होगा। अब होगा क्या? मेरे ब्रेन के अंदर ना, खासतौर पे डायनसेफेलॉन में एक एक रीजन होता है जिसे आप कहते हो बेजल गैंग्लिया। जिसे आप क्या कहते हो? बेजल गैंग्लिया का नाम देते हो। अब ये जो बेजल गैंग्लिया है ना, अगर इसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाए, ठीक है, आमतौर पे डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं? अब होता क्या है कि इस बेजल गैंग्लिया के अंदर आपको डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मिड ब्रेन के अंदर एक पोर्शन होता है, ठीक है, उसको कहते हो आप सब्सटेंशिया नायग्रा। ठीक है, इसके अंदर आपको डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली ये दो रीजन ऐसे हैं जिसके अंदर आपको डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर होता क्या है? देखो, ये जो सब्सटेंशिया नायग्रा है या बेजल गैंग्लिया है, इसके अंदर आमतौर पर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो डोपामीन रिलीज करते हैं। अब होता क्या है, आमतौर पे ये न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ब्रेन के अंदर डोपामीन की कमी हो जाती है। इसीलिए हमने जो न्यूरोट्रांसमीटर वाला टॉपिक था उसके अंदर डिस्कस किया था। अब होता क्या है कि बेसिकली इसके अंदर आपको ट्रैमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्रैमर्स देखने को मिलेंगे, हाथ हिल रहे होंगे। सही है, उसके अलावा रेस्टिंग ट्रैमर्स। ठीक है, हाथ अगर
आप कोई काम कर भी नहीं रहे तब भी आपके हाथ हिल रहे होंगे। सो ये आपको रेस्टिंग ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे जब लिम्ब कब है, रेस्टिंग कंडीशन पे। आमतौर पे जब कोई काम कर रहा है तो हल्के होंगे, लेकिन रेस्टिंग कंडीशन पे बहुत वर्स हो जाएंगे। आमतौर पे ये डिसऑर्डर बॉडी की दोनों साइड को इफेक्ट करता है, किसी एक साइड को नहीं, दोनों को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस, रिजिडिटी देखने को मिलती है, एक जिसे कहते हैं ना, वो मसल में अकड़ाहट देखने को मिलेगी। उसके अलावा वीकनेस, ठीक है, उसके अलावा ट्रेम्बलिंग ऑफ द मसल, मसल की ट्रेम्बलिंग, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि मसल्स का हिलना, वो देखने को मिलेगा। आमतौर पे इस पार्किंसन डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब देखो ये हो क्यों रहा है, हो इस वजह से रहा है कि डोपामीन की कमी है। अब अगर आप किसी तरीके से डोपामीन दे दो तो मसला कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन एक मसला है, ये डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। आपको पता है ब्रेन और ब्लड के दरमियान, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रेन और ये ब्लड वेजल है, इसके दरमियान एक एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको आप कहते हो ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, ये डोपामीन इसको क्रॉस नहीं कर सकता। सो अब ये एक मसला है, तो इसके लिए कुछ ऐसी ड्रग्स आप देते हो जिनको आप कहते हो एल डोपा, ठीक है। ये एल डोपा जो है ना, वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और काफी हद तक जो है वो सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन हो जाती है, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है, जैसे आप कह सकते हो कि प्योर हल वो मौजूद नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमने कई तरह के डिसऑर्डर्स पढ़े। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।